दोस्तों, ये माना जाता है कि कुत्तों की उत्पत्ति भेड़िया से हुई है। हालांकि भेड़िया बड़े ही खूंखार होते हैं, लेकिन जिस प्रकार हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है, कुछ इंसान काफ़ी गुस्सैल तो कुछ थोड़े मिलनसार स्वभाव के होते हैं, उसी प्रकार से सभी भेड़ियों का स्वभाव भी अलग अलग हो सकता है। अतीत में कुछ मिलनसार स्वभाव के भेड़िए भोजन की चाहत में इंसानों के आसपास मंडराने लगे और हर पीढ़ी के साथ इनका स्वभाव इंसानों के प्रति और भी अधिक वफादारी से भरता चला गया, जिस वजह से ये भेड़िया हमारे सच्चे दोस्त कुत्तों में तब्दील हो गए। हालांकि इस पूरी बदलाव प्रक्रिया में हजारों लाखों वर्ष लग गए होंगे, लेकिन इस बदलाव से प्रभावित होकर वर्ष 1959 में एक अनोखा विचार डिमिट्री वेलिएव नामक एक रूसी वैज्ञानिक के दिमाग में कौंधा। इन वैज्ञानिक साहब ने सोचा कि जिस प्रकार से भेड़ियों में हर पीढ़ी के साथ आते परिवर्तनों ने इन्हें हमारा दोस्त बना दिया, क्यों ना उसी प्रकार के परिवर्तन अन्य जीवों में भी कराए जाए। यदि ऐसा हुआ तो इंसान और अन्य सभी जानवर आपस में दोस्त बन जाएंगे और हम सब साथ मिलकर रहेंगे। सुनने में विचार काफ़ी अच्छा लगता है। जरा सोचे कि आपने सुबह अपने घर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक बाघ खड़ा हुआ अपनी पूंछ हिला रहा है। आपने प्यार से बाघ को कुछ खाने को दिया और बाघ आपके हाथों को चाटकर अगले घर की ओर बढ़ गया। या आप रास्ते में अपनी कार से कहीं जा रहे हैं, तभी आपकी कार कीचड़ में फंस जाती है, तो आप पास में ही घूम रहे एक हाथी के परिवार से मदद लेते हैं। हाथी आगे आते हैं और अपनी ताकतवर सूंड से धकेलते हुए आपकी कार को बाहर निकाल देते हैं। सभी जानवर हमारे आसपास और हम जानवरों के आसपास बिना किसी खौफ एवं डर के रह सके, तो हम इंसानों का प्रकृति से जुड़ाव बेहद ही अधिक हो जाएगा। और इस काल्पनिक जुड़ाव को सच कर दिखाने का बीड़ा डिमिट्री वेलिएव नामक वैज्ञानिक ने उठाया। अब चूंकि वो एक साथ सभी जानवरों पर तो अपने प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोग लोमड़ियों पर करने की सोची। लोमड़ी कुत्तों के काफ़ी करीबी जानवर माने जाते हैं और ये शारीरिक रूप से हल्के भी होते हैं, इसलिए वेलिएव को लगा कि लोमड़ी उनके प्रयोग के लिए अच्छी रहेगी। हालांकि वर्ष 1959 के समय भी रूस में इस तरह के प्रयोग प्रतिबंधित हुआ करते थे, जिन प्रयोगों से जानवरों की सोच एवं स्वभाव में परिवर्तन आ जाता हो। इसलिए वेलिएव ने अपने फार्म, जहां पर वो लोमड़ियां पकड़कर लाते थे, का रजिस्ट्रेशन फर फार्मिंग के नाम पर कराया, जिसके अनुसार वो इन लोमड़ियों को इनके बालों के लिए पालतू बना रहे थे। शुरुआत में डिमिट्री वेलिएव करीब 100 की संख्या में जंगली लोमड़ियां पकड़कर अपने फार्म पर लाए और उन्हें लोहे के पिंजरों में बंद करके कई दिनों तक भूखा रखा। उसके बाद वो बारी बारी से अपने हाथों में भोजन लेकर उन सभी लोमड़ियों के पास गए। अब जो लोमड़ी वेलिएव के हाथों में भोजन देखने के बावजूद भी घुरा रही थी, उन्हें मिलनसार स्वभाव का नहीं माना गया और वापस जंगलों में छोड़ दिया गया। वहीं जो लोमड़ी भोजन देखकर खुश हो रही थी, उन्हें आगे के प्रयोगों के लिए वेलिएव के द्वारा अपने फार्म पर रख लिया गया और उनका प्रजनन करवाया गया। इन लोमड़ियों की आगे उत्पन्न हुई संतानों में भी इस बात का लगातार ध्यान रखा गया कि उनका व्यवहार मनुष्यों के साथ कैसा है। जो लोमड़ियां इंसानों के प्रति अधिक स्नेह दिखाती, उन्हें ही आगे प्रजनन के लिए चुना जाता, क्योंकि उन लोमड़ियों से उत्पन्न हुई संतानों का स्वभाव भी मनुष्यों के साथ अच्छा होने की और अधिक उम्मीद रहती। दोस्तों, इन लोमड़ियों में मात्र 4 पीढ़ियों के बदलाव ने ही वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल दिया। एवोल्यूशन प्रक्रिया वास्तव में वैज्ञानिकों की उम्मीद से हजारों गुना अधिक तेजी से कार्य कर रही थी। जिस जैविक बदलाव की बात कभी चार्ल्स डार्विन ने की थी, उस बदलाव को वेलिएव एवं उनके साथी वैज्ञानिक अपनी आंखों से घटित होता देख रहे थे। मात्र 4 पीढ़ी गुजरने के बाद ही पैदा हुई लोमड़ी संतानें इंसानों के प्रति अपना प्रेम दिखाने लगी। इनका व्यवहार जंगली से पालतू बनने लगा। वर्ष 1963 के दौरान पैदा हुई लोमड़ियों में से कुछ के कान नीचे की ओर लटके हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे कुत्तों के कान लटके हुए होते हैं। आमतौर पर लोमड़ियों की पूंछ काफ़ी हद तक सीधी या धनुषाकार होती है, लेकिन 1963 में पैदा हुई लोमड़ियों की पूंछ कुत्तों की भांति घूमी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब ये लोमड़ी मनुष्यों को अपने आसपास देखकर खुशी में अपनी पूंछ को कुत्तों की ही भांति जोरों से हिलाने लगी थी। अब चूंकि केवल उन्हीं लोमड़ियों का आगे प्रजनन करवाया जा रहा था जो इंसानों पर अधिक निर्भर हो चुकी थी, इसलिए 6 पीढ़ियों के बाद पैदा हुई लोमड़ियों के पंजे एवं दांत भी छोटे और कम नुकीले हो चुके थे, क्योंकि उन्हें बिना मेहनत किए ही आसानी से नरम भोजन मिल रहा था। 8वीं पीढ़ी आने तक कुछ लोमड़ियां कुत्तों की ही तरह भौंकने की आवाज़ निकालना भी सीख चुकी थी, जो जंगली लोमड़ियों में कभी नहीं देखा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, 10वीं पीढ़ी आने तक इन लोमड़ियों के प्रजनन साइकिल में भी परिवर्तन आ चुका था। जंगली लोमड़ियां जहां सर्दियां शुरू होने से पहले साल में एक ही बार संतान बनाने के लिए संबंध बनाती हैं, वहीं ये पालतू लोमड़ी साल में किसी भी समय संबंध बना लेती थी। कई मादाओं ने तो एक वर्ष में 2 बार भी संबंध बनाकर संतानें उत्पन्न की। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन लोमड़ियों को अब उन कठोर मौसम एवं खतरों को सहना नहीं पड़ रहा था जो इन्हें जंगल में सहना पड़ता था। अब इंसानों के आसपास रहने के कारण वो अपनी संतान को कहीं अधिक आसानी से पाल पा रही थी। कुल मिलाकर वैज्ञानिक डिमिट्री वेलिएव के प्रयोग बेहद ही सफल हो रहे थे। वो न सिर्फ लोमड़ी
लोमड़ियों को पालतू बना रहे थे, बल्कि वो एक तरफ से ये भी दिखा रहे थे कि मानवों के आसपास रहने से जानवरों में कैसे परिवर्तन आते हैं, तो दूसरी तरफ वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी सही सिद्ध कर रहे थे। 15वीं पीढ़ी आने तक ये लोमड़ियाँ इंसानों के उन तमाम इशारों को समझने लगी जिन्हें कुत्ते समझते हैं, जैसे सीटी की आवाज़ पर दौड़े चले आना या प्यार से हाथ फिराने पर अपनी पूंछ हिलाते हुए प्रेम से इंसानों को चाटना। लोमड़ियों की ये नई पीढ़ियाँ अपने पूर्वजों से कहीं अधिक बड़ा दिमाग भी रखने लगी थी और उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन भी काफ़ी कम हो गया था। हालांकि वर्ष 1900 आते आते डिमिट्री वेलियेव आर्थिक तंगी का सामना करने लगे। उन्हें सरकार की तरफ से भी इस बात के लिए धनराशि मिल रही थी कि वो लोमड़ी के बालों से ऊन हासिल करने के बाबत प्रयोग कर रहे हैं, किंतु किन्हीं कारणों से रूसी सरकार ने वेलियेव को मिलती आर्थिक सहायता रोक दी, जिस वजह से वेलियेव अब इन लोमड़ियों की सही से देखरेख नहीं कर पा रहे थे। वर्ष 1985 में डिमिट्री वेलियेव का निधन हो गया। साथ ही वर्ष 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद वेलियेव के साथी वैज्ञानिक, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रयोग पर खपा दिया था, इन लोमड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। इसलिए इन वैज्ञानिकों ने अब अपनी लोमड़ियों को बेचना शुरू कर दिया और पालतू बन चुकी इन लोमड़ियों की अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी। इन लोमड़ियों के नए मालिक भी इनका ऐसा व्यवहार देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह पाते थे। एक परिवार ने तो बताया कि उनकी लोमड़ी स्कूल की छुट्टी होने के समय पर हमेशा दरवाजे पर टकटकी लगाए उस स्कूल बस का इंतजार करती रहती है जिस स्कूल बस में सवार होकर इस परिवार के बच्चे घर आते। एक अन्य परिवार का कहना था कि उनकी लोमड़ी, जिसका नाम पुंशिका है, ना सिर्फ उनके कुत्ते के साथ खेलती है, बल्कि वो उनके कुत्ते के साथ मिलकर अन्य कुत्तों से लड़ाई भी करती है। साथ ही वो किसी अनजान व्यक्ति को भी घर में नहीं घुसने देती। यानी जो चौकीदारी की भावना कुत्तों में हजारों वर्षों में विकसित हुई थी, वो भावना इन लोमड़ियों के भीतर मात्र 30 वर्षों में ही विकसित हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ करीब 1 दर्जन की छोटी संख्या में लोमड़ियों को अपने पास रखकर कुछ वैज्ञानिक इस अनोखे प्रयोग को आगे भी बढ़ाते रहे और इन लोमड़ियों में वक्त के साथ और भी अनोखे सुधार होते रहे। जंगल में जहां लोमड़ी अकेली रहने के लिए जानी जाती, वहीं अब ये लोमड़ी मिलकर रहना सीख चुकी थी। ये सब मिलकर अपना एक लीडर भी चुन लेती और लीडर के भोजन करने के बाद ही बाकी की लोमड़ियां भोजन खाती। मादाएं न सिर्फ अपने बच्चों की अपितु अन्य लोमड़ियों के बच्चों की भी देखभाल करने लगी थी। ऐसा अनोखा व्यवहार भी जंगली लोमड़ियों में कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों, आज 60 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स नामक शोध संस्थान उन्हीं लोमड़ियों की नई पीढ़ियों के साथ इन प्रयोगों को दोहरा रहा है। इस दौरान इन लोमड़ियों की 50 से अधिक पीढ़ियां बीत चुकी हैं और इंस्टीट्यूट में रहती वर्तमान लोमड़ियों का व्यवहार अब पूर्ण रूप से कुत्तों जैसा ही हो गया है। कुत्तों ने जो जानकारी हजारों वर्षों में इंसानों के आसपास रहने पर सीखी थी, वो जानकारी ये लोमड़ी कुछ दशक बीतने पर ही सीख चुकी हैं। इसलिए इस प्रयोग को न सिर्फ बेहद ही सफल माना जाता है, बल्कि ये प्रयोग ये भी सिद्ध करता है कि एवोल्यूशन प्रक्रिया हालात बदलने पर कितनी तेजी से जीव के शरीर एवं दिमाग में परिवर्तन ले आती है। इंसानों के आसपास रहने वाले सभी जीव इन बदलावों से गुजरे हैं। इन बदलावों के कारण ही गाय एवं भैंस जैसे जानवर अपने बछड़े की आवश्यकता से कहीं अधिक दूध देने लगे हैं। भेड़ जैसे जानवर कहीं अधिक ऊन का उत्पादन करने लगे हैं। जब ये जीव जंगलों में रहा करते थे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि मानवों के आसपास जीवित बने रहने के लिए इनमें ये अनोखे बदलाव खुद ब खुद हो गए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।